हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा क्लारा क्लासेस वनडे एग्जामिनेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, साथ में अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, ये जो सिचुएशन है इसमें आप घर पर रहकर अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक महामारी भी है और साथ में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आई कि आप अपने घर पर रहे, अपने परिवार के साथ और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, देखिए इस समय आपको क्या करनी है, एक दूसरे की सहायता भी करनी है। किसी को किसी चीज़ की मदद हो, खाने की, किसी भी चीज़ की, जरूरी नहीं है पैसे से मदद हो, आप किसी भी प्रकार की उसको हेल्प कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप घर पर रहकर ही अपनी हर एक काम को करिए। जैसे कि आपको पढ़ाई है या कोई आपका जॉब भी करते हैं तो आप जॉब भी ऑनलाइन ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इसको शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है। क्लास को सभी को शेयर करना है और वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करना। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे संविधान के विषय में, और लास्ट क्लास में हमने बातें कर ली थी। कहां तक? हमने देखा था सबसे पहले कि संविधान क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि संविधान सभा कैसे गठित हुई, कितने सदस्य आए, कहां से कितने सदस्य का चुनाव हुआ, चीफ कमिश्नर स्टेट से कितने थे, देसी रियासतें और रजवाड़ों से कितने थे, उसके बाद जो ब्रिटिश प्रांत से थे उसमें कितने थे, कांग्रेस को कितने मिले, मुस्लिम लीग को कितने मिले। और अब हम देखेंगे कि इसकी बैठक कैसे हुई, कौन कौन इसमें भाग लेते हैं पहली बैठक में, दूसरी बैठक में क्या होता है, तीसरी बैठक में क्या होता है। थोड़ी सी बातें हम आज अंबेडकर जी के भी बारे में करेंगे। ठीक है, और टाइम मिला तो बी एन राव, जिसको आप बेनेगल नरसिंह राव आप बोलते हैं, उनके विषय में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं बैठक। पहली बैठक हुई थी इसकी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब पहली बैठक में क्या हुआ, पहला पॉइंट आप लिखेंगे। पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्या? अस्थायी अध्यक्ष। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किसके रूप में? अस्थायी। पहली बात तो ये हुई थी, जिस दिन हमारी बैठक हुई पहली, तो पहला काम तो ये किया गया कि सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। अब इनको ही क्यों चुना गया? क्योंकि उस समय तो और भी लोग थे, जैसे पंडित नेहरू हो गए, बेनेगल नरसिंह राव हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको चुना जा सकता था। लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना? अब देखिए, जब फ्रांस का संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान सभा में उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था। उसी के अनुसार भारतीय संविधान सभा में जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्हीं को ही पहली बैठक में क्या किया गया? अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अस्थायी बनाया गया। अब और क्या हुआ पहली बैठक में घटित? देखिए, जो हमारे मेंबर थे संविधान सभा में वो 389 मेंबर थे, आपको भी पता है। लेकिन आए कितने? आए केवल 207। जो पहली बैठक में जो मेंबर आए वो 207 ने भाग लिया। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण समझिए। इसके पीछे के दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण, जो मुस्लिम लीग थी उसने इसका विरोध किया। उसने क्या कि हम इसको नहीं मानते, हमारे लिए अलग से संविधान सभा होनी चाहिए। उसने इसका विरोध किया। तो पहला कारण यह रहा कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया और उसमें भाग न लेने का निर्णय लिया। तो अगर बात करें तो 73 तो केवल थी मुस्लिम लीग थी भाई, 73 सीटें ही केवल मुस्लिम लीग के पास थी। और हमें कितनी थी? 389 में से अगर मैं 73 घटा दो तो 316 सीटें मेरी फिर भी आनी थी। मैंने कहा ठीक है, मुस्लिम लीग नहीं आया लेकिन और सदस्यों को तो आना था, तो 316 सीटें तो कम से कम आनी चाहिए थी। लेकिन भाग कितनों ने लिया? 207 ने। दूसरा कारण क्या रहा इसके पीछे? इसका दूसरा कारण यह रहा,
जो हम बात कर रहे हैं 9 दिसंबर 1946 की, और भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। क्लियर है? उस समय भारत में काफी रियासतें और रजवाड़े थे, तो उन्होंने अपना अस्तित्व ही तय नहीं किया था कि वो पाकिस्तान में जाएंगे, भारत में रहेंगे, या स्वतंत्र रूप से अपना राज्य चलाएंगे। तो उसमें 93 जो सीटें थी, 93 सीटें, ये किसकी थी? ये देशी रियासतें और रजवाड़ों से आनी थी, ये भी नहीं आए। 73 सीटें मुस्लिम लीग से नहीं आई, 93 सीटें जो देशी रियासतें और रजवाड़ों से थी वो नहीं आए। तो ये दो बहुत बड़े कारण रहे हैं पहली सभा में इतने कम लोग आने का। कितने आए थे? 207। समझ में आ गया? अब 2-3 क्वेश्चन यहां पे प्रचलित हैं, वो काफी बार आपसे एग्जाम में तो शायद नहीं पूछे हैं, लेकिन इंटरव्यू में या आपसे कोई पूछ लेते हैं कि जो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। देखिए, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं, जो पहली बैठक हुई थी इसमें केवल 9 महिलाएं उपस्थित थी। 9 महिला उपस्थित थी। पहली बैठक में 9 महिला उपस्थित थी, लेकिन कुल की अगर बात करें, कुल हमारे संविधान सभा में 15 महिलाएं उपस्थित थी। पहली सभा में केवल 9 ने भाग लिया, टोटल की बात करें तो 15 महिलाएं थी। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब ये आपकी पहली बैठक हो गई। इसके बाद होता है आपका दूसरी बैठक। 2 दिन बाद एक बैठक और बुलाई जा जाती है, 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक बुलाई गई, और दूसरी बैठक में केवल एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया। जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे उनके स्थान पर स्थायी अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। अब कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको क्या कर दिया गया? स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह दूसरी बैठक। लेकिन जब तीसरी बैठक की बात आती है, इसके 2 दिन बाद एक और बैठक बुला ली जाती है। उस बैठक को कौन बुलाते हैं? पंडित नेहरू। देखिए, इसको थोड़ा सा कहानी के रूप में समझिए। 13 दिसंबर, ये मैं मिटा देता हूं, 13 दिसंबर 1946 को इसकी तीसरी बैठक बुलाई जाती है। और तीसरी बैठक जैसे ही बुलाते हैं तो संविधान सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे वो कहते हैं कि ये चल क्या रहा है, आप हर दूसरे दिन बैठक बुला रहे हैं, ऐसे में हम संविधान सभा का या संविधान का निर्माण कैसे करेंगे? ऐसे में संविधान का निर्माण कैसे होगा कि आप हर दूसरे दिन तो बैठक बुला ले रहे हैं? आपको लिखना संविधान है, बैठक थोड़ी ना करनी है। तो पंडित नेहरू उसका बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं कि इस बैठक को बुलाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है। शब्दों को समझिए, मेरा एक उद्देश्य है। अब उन्होंने कहा कि आपका क्या उद्देश्य है? कि मैं एक पंडित नेहरू ने कहा कि मैं एक प्रस्ताव लाया हूं। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना प्रस्ताव रखिए। उन्होंने कहा कि ये जो उद्देश्य ही मेरा एक प्रस्ताव है। समझ में आया? उद्देश्य प्रस्ताव। तो इससे आप समझेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और इसको आज भी आप संविधान में देखते हैं। अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा के सामने यह प्रस्तुत किया गया, प्रश्न यह बनता है क्या इसको उसी दिन स्वीकार लिया गया था या इसको कुछ टाइम के लिए संविधान सभा ने विचार विमर्श के लिए रख दिया? तो जैसे ही यह प्रस्तुत करा 13 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा ने कहा ठीक है, आप इसको रखिए, हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, अगर हम इससे संतुष्ट हुए तो इसको सहमति मिल जाएगी। 22 जनवरी 1947 को उसको सहमति मिली, यह पास होकर पारित हो गया। कब? 22 जनवरी 1947 को।
22 जनवरी 1947 को यह पारित हो गया उद्देश्य प्रस्ताव। अब क्वेश्चन यहां पे कैसे बनेगा? क्वेश्चन यहां पे यह बनेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया। दूसरी बात, कब किया? 13 दिसंबर 1946 को किया। तीसरा बात, कब इसको स्वीकारा गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकारा गया। तो 3 क्वेश्चन यहां से अच्छे से बनते हैं। ठीक है, अब इतनी सारी बातें हो गई हैं, आप कह सकते हैं कि अभी तक आपने भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ तो बताया ही नहीं, उनकी बातें तो हुई नहीं। अगर हम संविधान पढ़ रहे हैं तो उनके बिना तो संविधान पढ़ना बेकार है। जहां उनकी चर्चा नहीं हो संविधान नहीं, उनकी चर्चा के बिना संविधान पढ़ा जाना संभव नहीं है। तो थोड़ी सी बातें जैसे जैसे चलते जाएंगे सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी बातें जो संविधान सभा से रिलेटेड है वो हम बातें करते हैं। किसके विषय में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। बड़े ही जीनियस व्यक्ति थे ये। अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा ये चलती है कि ये चुनाव कहां से लड़े थे और कहां से जीते थे, संविधान सभा के सदस्य कहां से थे। तो 2 क्वेश्चन इनके बारे में बनते हैं यहां पे कि ये बंगाल से थे या बॉम्बे से थे। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और वहां से वो हार जाते हैं। उसके बाद वो मुस्लिम लीग की सहायता से जाकर बंगाल में चुनाव लड़ते हैं और बंगाल में जिस स्थान से चुनाव लड़ते हैं उस स्थान का नाम था जैसोर कुल्लूर। क्या नाम था? जैसोर कुल्लूर। जैसे ही उनसे वो चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतने के कुछ समय बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। जो स्थान से चुनाव जीत कर आए थे वो स्थान पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। जैसोर कुल्लूर पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। अब इनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो ये अपना पद छोड़े या ये पाकिस्तान में चले जाए। या तो ये अपना पद छोड़ दे, वहां से अपने सदस्य छोड़ दे, या फिर उनका पद रिक्त कर दिया जाए, या ये पाकिस्तान में चले जाए। अब इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में तो जाना नहीं है मेरे को, भारत में रहकर संविधान सभा में अपना संविधान सभा में रहकर संविधान का निर्माण करना है। उस समय हमारे जो संविधान सभा के जो सलाहकार थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, उन्होंने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि अगर भारत का संविधान लिखा जाना है तो उसमें संविधान सभा में अंबेडकर जी का रहना बहुत ही जरूरी है। अगर भारत का संविधान लिखा जाना है तो भीमराव अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जैसे ही उनको ये पत्र मिला उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको नियुक्त करते हैं। इन्होंने बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री का पद नहीं होता था, प्रधानमंत्री का पद होता था, तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। BG खेर उस समय मुंबई के प्रधानमंत्री थे, उनको एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि एक स्थान रिक्त कराइए और वहां से भीमराव अंबेडकर जी को नियुक्त करिए। MR जयकर अपना पद छोड़ते हैं और वहां से भीमराव अंबेडकर जी को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं संविधान सभा का। तो क्वेश्चन बनता है कि भीमराव अंबेडकर जी कहां से संविधान सभा के सदस्य थे? तो बॉम्बे से, क्योंकि जो बंगाल वाला रीजन था वो संविधान सभा का भारत के आजाद होने से पहले का था और वो आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। तो आपको याद रखना है कि ये जो सदस्य थे ये बॉम्बे से थे। ठीक है, अब यहां पे एक मैंने नाम लिया BN राव। BN राव कौन थे? BN राव का पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये जो है संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं यहां पे जो बेनेगल नरसिंह राव थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो फिर कौन थे ये हमारे संविधान सभा के सलाहकार थे। इन्होंने ही हमारे संविधान का प्रारूप तय किया था। हालांकि प्रारूप तय करने के बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम था प्रारूप समिति। वो उनके प्रारूप को विचार विमर्श करके उनको पढ़ के उनको देखती थी कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, तो उनकी व्याख्या करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी। लेकिन जो BN राव का काम था वो काम था भारत के संविधान के जो संविधान है उसका प्रारूप तय करना। दूसरा एक क्वेश्चन यहां पे बनता है कि भारत की तरफ से
उच्चतम न्यायालय जो विश्व आपका इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बनने वाले भारत की तरफ से पहले जज कौन थे? तो BN राव जो थे वो भारत की तरफ से बनने वाले इंटरनेशनल कोर्ट में पहले जज थे। थोड़ी सी बातें लिख लीजिए। BN राव, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे हमारे ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। न्यायालय में पहले जज भारतीय। काम क्या क्या था? प्रारूप तय किया संविधान का। ठीक है भैया, ये बातें हो गई। आज हमने बहुत सारी बातें करी इसके विषय में। अंबेडकर जी के बारे में बातें करी, उसके बाद BN राव जी के बारे में बातें करी, बैठक हमने देखी 2-3 बैठक। अब जब नेक्स्ट क्लास में इसकी हम कमेटी देखेंगे, जो महत्वपूर्ण कमेटी है, कमेटी के सदस्य कौन कौन थे, उनमें अध्यक्ष कौन बनाया गया, तो कि कौन संचालन समिति, संघ शक्ति समिति, संघ समिति, और आपका जैसे प्रारूप समिति, एक और नाम है प्रारूप समिति का, पांडुलेखन समिति, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, अच्छे से पढ़ें, और कोई डाउट हो या कोई क्वेरीज हो या कोई सजेशन हो तो आप प्लीज इसको सेंड करें कमेंट बॉक्स में, उसको लिखकर। दूसरी बात, क्लास को शेयर करना है, जितना हो सकता है उतना शेयर करो, दबा के शेयर करो हर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करते हैं। दूसरा, पूरा वीडियो देखो, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्वेश्चन कराने के बाद आप खुद प्रैक्टिस सेट लगा कर देखिए उस टॉपिक से कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, और आप देखेंगे आप सारे क्वेश्चंस कर ले जा रहे हैं, और एक्स्ट्रा भी जानकारी आपके पास है। कोई क्वेश्चन बनना चाहे तो बना सकते हैं, आप खुद क्वेश्चन यहां से बना सकते हैं। देखिए, खुद बना के देखिए कि BN राव कौन थे। आपसे पूछ लेगा संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उसके बाद पहले हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, या हमारे संविधान सभा के सलाहकार थे। तो क्वेश्चन खुद बनाना सीख जाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक आप घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई करें, तैयारी करें, नोट्स बनाएं। बाय बाय, टेक केयर।